THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। THI एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं अंगद वर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम आप फिजिक्स सीख रहे हैं। पीछे हम कुछ टॉपिक सीख चुके हैं, हमें आज नई टॉपिक सीखनी है। नई टॉपिक बच्चों आज हमारी क्या है? किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, हम सीखे मैग्नेटिज्म वाले लेक्चर में हम एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सीखे, धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र सीखे। अब हम आज सीखेंगे किसी परिमित लंबाई। परिमित लंबाई समझते हैं बच्चों, जिसकी लंबाई सीमित हो, नापी जा सके। किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हम वास्टेट के प्रयोग से सीखे थे कि किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, उसकी परिमाण व दिशा धारा की परिमाण और दिशा पर निर्भर करती है। तो बायोसेवर्ट ने क्या बताया था? बायोसेवर्ट ने बताया कि किसी धारावाही चालक के छोटे से चालक खंड के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र तो पता चल गया था। उसके सहारे आपने एक धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर, धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र सीख लिया। अब आप सीखने वाले हैं धारावाही प्रणालिका नहीं बच्चों, धारावाही कुंडली या की अक्ष या केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपने सीख लिया है। अब आप सीखने वाले हैं किसी परिमित लंबाई का मतलब सीमित लंबाई में, छोटा सा नहीं बल्कि बड़ा सा है, लेकिन नापा जा सकता है, बहुत अनंत लंबाई का नहीं है, निश्चित लंबाई का है। तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? रूल्स वही आपके पुराने ही हैं। आपको करना क्या होगा कि जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसको छोटे छोटे चालक खंडों में बांट देंगे। बायोसेवर्ट का नियम लगाकर आप एक छोटे चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। ऐसे ही दूसरे तीसरे सबके कारण निकालेंगे। जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, वो सारे चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योगफल के बराबर होगा। वही पुराना प्रोसेस करते आए हैं, वही प्रोसेस फिर से चलाना है। तो चलिए सीखा जाए। किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र सीखना है बच्चों। चलिए सीखा जाए। किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग समझ गए? तो आप रख दीजिए कोई परिमित लंबाई का धारावाही चालक। चलिए रखते हैं बच्चों, परिमित लंबाई का धारावाही चालक रखते हैं। हम मान लेते हैं भाई परिमित लंबाई का धारावाही चालक, ये परिमित लंबाई का धारावाही चालक कोई PQ है बच्चों। इसी में हम मान लेते हैं कि I एम्पीयर की धारा बह रही है। एक बात और भी ध्यान रखना है कि धारावाही चालक जो है वो रिज रेखीय है, सीधा है। सीधे तार के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र सीख रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई इसकी ये परिमित लंबाई का धारावाही चालक PQ है, जिसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। इसी चालक से हम मान लेते हैं कि R दूरी पर, R लंबवत दूरी पर कोई स्थान O है। इसी स्थान O पर बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ज्ञात करने का प्रोसेस आप सीख गए हैं। प्रोसेस में हमने क्या कहा था कि आप इस परिमित लंबाई वाले धारावाही चालक को भी छोटे छोटे चालक खंडों में बांट लेंगे। बायोसेवर्ट का नियम लगाकर एक छोटे चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। थोड़ा सा स्टेप और याद कर लीजिए। जो चुंबकीय क्षेत्र आप निकालेंगे, आप दिखाएंगे कि उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, जो उसकी वैल्यू है, उस चालक खंड द्वारा बिंदु O पर बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। क्या करना है हमको? बायोसेवर्ट का नियम लगाकर एक छोटे से चालक खंड के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र दिखा देना है। चुंबकीय क्षेत्र निकलने के बाद क्या करना है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र दिखाने के बाद आपको ये कर देना है कि वह चुंबकीय क्षेत्र उस चालक खंड द्वारा उस बिंदु O पर बनाए जाने वाले कोण पर भी निर्भर कर रहा है।
जब ऐसा आप दिखा ले जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर छोटा सा चालक खंड बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो उस कोण पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी पूरे कोण पर निर्भर करेगा। कोण को आप दो भागों में बांट लेंगे और बांटकर उचित सीमा में उचित लिमिट में आप समाकलन कर देंगे तो आपको चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। अब इतनी बात बैठा लिए हैं तो जो बाकी बातें होंगी अभी आप स्टेप बाय स्टेप याद करते रहेंगे। हम मान लेते हैं इसी का एक छोटा सा चालक खंड है, मान लेते हैं J की, जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं बच्चों डेल्टा L है। इसी से हम मान लेते हैं कि R दूरी और थीटा कोण पर, हम मान लेते हैं कि R दूरी और थीटा कोण पर, भाई ये दूरी हम मान लेते हैं R, बच्चों ये डेल्टा L है। आप समझ लें कि हमारी JO दूरी भी लगभग R है और KO दूरी भी लगभग R है, क्योंकि जो चालक लिया गया वो बहुत ही छोटा लिया गया है। हम ये कोण मान लेते हैं बच्चों थीटा है और ये कोण हम मान लेते हैं डेल्टा फाई है। ये कोण डेल्टा फाई हो गया बच्चों, डेल्टा फाई थोड़ा बड़ा सा बना दे। ये जो कोण है हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा फाई है। चलिए प्रोसेस में अपने आ जाइए, अभी आगे प्रोसेस, आगे फिगर फिर आगे बनेगा। पहले आप अपने मन में बैठा ले हमको क्या करना था। इस परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण R दूरी सॉरी बेटा R नहीं मानेंगे आप, क्योंकि एक दूरी आप यहाँ R मान लिए हैं, वो दूरी हम A मान लेते हैं, ये दूरी A मान लेते हैं। A दूरी पर कोई बिंदु O है। ध्यान ये रखना है, फिगर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये कोण 90 डिग्री का है, जो कि आपको भी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे, तो आपको ध्यान रहे कि ये जो डिस्टेंस ली गई है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो लंबवत दूरी A दूरी पर कोई बिंदु O है, वही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। प्रोसेस आपने बैठा लिया कि उस बड़े से चालक जो निश्चित लंबाई का बड़ा सा चालक था उसको आपने छोटे छोटे चालक खंडों में बांटा। अब बायो सेवर्ट का नियम लगाकर एक छोटे से चालक खंड के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। जैसे ही छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा आप दिखाएंगे कि वह चुंबकीय क्षेत्र उस चालक खंड द्वारा बिंदु पर बनाए गए कोण इस डेल्टा फाई पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे ही आप दिखा देंगे कहां कोण पर निर्भर कर रहा है, आप जान लेंगे कि भाई अगर छोटे से चालक खंड के कारण उत्पन्न हो रहा है तो अगर दूसरा खंड लेंगे तो वो भी कोण पर निर्भर करेगा, तीसरा खंड लेंगे वो भी कोण पर निर्भर करेगा, और भाई इसका मतलब पूरे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी पूरे कोण पर निर्भर करेगा। तो आप कोण के सापेक्ष उचित सीमा में समाकलन कर देंगे, आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा। चलिए पता करने के लिए हम जान रहे बच्चों की KO दूरी भी लगभग R है, JO दूरी भी लगभग R है। मन में कोई संदेह ना हो, चूंकि डेल्टा बहुत सूक्ष्म है, वो दोनों दूरियां लगभग R ही हैं। अब क्या करना है हमको, बायो सेवर्ट का नियम लगाकर एक बार इस छोटे से चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल देना है बिंदु पर। चलिए निकालिए भाई। चालक खंड J के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से डेल्टा भी लिख रहे हैं, बायो सेवर्ट का नियम लगा रहे हैं, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से चालक खंड J के कारण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर आप लिखेंगे बच्चों μ0.4 पाई, तो कांस्टेंट हो गया। अब I लिखते थे धारा, तो आपने मान रखा है धारा I ही बह रही है। फिर चालक खंड की लंबाई डेल्टा L लिखते थे, फिर आप साइन थीटा लिखते थे, तो कोण भी आपने थीटा ही मान रखा है, और दूरी भी आपने बच्चों R मान रखी है, तो आपने R² रख दिया। एक इक्वेशन मिल गया। हमने कहा कि आपको क्या करना है कि इस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाना है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस चालक खंड द्वारा बिंदुओं पर बनाए गए कोण पर निर्भर कर रहा है। कैसे दिखाएंगे बच्चों, दिखाने के लिए आप करिए क्या कि J से इस रेखा के ऊपर एक लंब छोड़ दीजिए, एक लंब छोड़ दीजिए, हम उसका नाम लिख दे रहे हैं JM। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो गए हैं बच्चों, एक समकोण त्रिभुज हो गया है JKM और एक समकोण त्रिभुज हो गया है JMO। उसी से आपको हटा देना है
साइन थीटा को हटा देना है, माने साइन थीटा हटा देना है डेल्टा फाई के पदों में। कैसे? दोनों समकोण त्रिभुजों से आप इसी जेएम का मान निकाल दीजिए। जेएम का मान आ जाएगा बच्चों, तो आप समझ रहे हैं कि पता चल जाएगा, जो अज्ञात है वो हमें पता चल जाएगा। ये अभिलंब है बच्चों, ये बिंदु मान लिया गया है यम है। कलर हमने कहा एक कलर में हो जाए सब। चलिए अब आप क्या करने वाले हैं भाई, अब आप एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। आप समकोण त्रिभुज जेएम के से आप अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा लगा दीजिए। आपको डेल्टा एल ज्ञात है, जेएम ज्ञात नहीं है, तो आप जेएम बटे डेल्टा एल, जेएम बटे डेल्टा एल करेंगे इस थीटा के लिए बच्चों। तो आप समझ रहे हैं ये 90 है, सामने की भुजा कर्ण है, ये थीटा है, सामने की भुजा लंब है। लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है, आप समझते हैं लंब बटे कर्ण sin थीटा होता है। तो यहां से जेएम बराबर आपको पता चल जाएगा बच्चों डेल्टा एल sin थीटा। जेएम बराबर आ गया डेल्टा एल sin थीटा। चलिए दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लीजिए। अब समकोण त्रिभुज हमें लेना है जेएमओ। जेएमओ से हमें क्या मिलेगा? जेएम बटे हम समझ रहे हैं, आप ले लीजिए जेएम, हम जान रहे हैं कि ये डेल्टा फाई है, ये 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, आर कर्ण हो जाएगा, हम समझ रहे हैं इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। हम लिख रहे हैं जेएम बटे जेओ, जेएम बटे जेओ, हम समझ रहे हैं कि साइन डेल्टा फाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ क्लियर होने बात कि चूंकि हम समझ रहे हैं कि भाई डेल्टा एल बहुत छोटा है, उसके द्वारा बनने वाला कोण भी बहुत छोटा होगा, और यदि थीटा सूक्ष्म हो तो आप जानते हैं कि साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के। अतः आप कह सकते हैं कि जेएम बटे जेओ लगभग बराबर हो जाएगा डेल्टा फाई के। तो यहां से जेएम बराबर फिर से आपको मिल जाएगा बच्चों, कितना मिल जाएगा? जेएम बराबर जेओ की वैल्यू आप जान रहे हैं वो आर के बराबर है, तो जेएम बराबर मिल जाएगा आर डेल्टा फाई। इसको हम लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 2, इसको लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 देखिए, बायां बराबर तो दायां भी बराबर। 2 और 3 से हमें क्या मिला? हमें मिला भाई दायां बराबर कर दीजिए, तो डेल्टा एल साइन थीटा बराबर हम समझ गए हो गया आर डेल्टा फाई के। रख दीजिए समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 में डेल्टा एल साइन थीटा का मान रख दीजिए। डेल्टा एल साइन थीटा का मान रखने पर मान रख दीजिए बच्चों, क्या मिलता है हमको? समीकरण 1 देख रहे हैं, डेल्टा एल साइन थीटा की जगह आर डेल्टा फाई लिख दीजिए। तो डेल्टा बी बराबर हमें क्या मिल जाता है? डेल्टा बी बराबर हमें मिला म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा आई बटे आर स्क्वायर लिख रहे हैं, और आर डेल्टा फाई आ गया डेल्टा एल साइन थीटा की जगह पर। अब थोड़ा सा और ध्यान से चित्र समझ लें, हमको आर मालूम नहीं होगा बच्चों, मालूम तो हमें सिर्फ ए है और आई है, तो आर को भी ए के पदों में चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण फाई है, ये वाला कोण हम मान लेते हैं फाई है, और इस समकोण त्रिभुज इसको हम लिख दे रहे हैं ओ डैश। समकोण त्रिभुज ओ डैश जे में आप इस आर को रिप्लेस कर दीजिए ए के पदों में। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आर की वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, आर की वैल्यू नहीं मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है, तो आर को ए के पदों में चेंज कर देंगे तो ए हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, वैल्यू उसकी हमें ज्ञात होगी। तो चलिए चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे आप? हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको और साथ कर दीजिए। देखिए एक आर से एक आर कट जाएगा, और डेल्टा बी बराबर हमें क्या मिला? मिला म्यू 0/4 पाई आई अपान आर और डेल्टा फाई। इसको समीकरण नंबर 4 लिख दे रहे हैं बच्चों। अब हमको आर हटाना है, तो आप एक समकोण त्रिभुज अपना यही ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ओ डैश जे, समकोण त्रिभुज ओ डैश जे से फिर अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा लगाइए। अज्ञात भुजा की जगह रखिए आर, क्योंकि हमें निकालना है इसकी वैल्यू। ज्ञात भुजा की जगह रखिए ए। आर अपान इस फाई के लिए हम समझ रहे हैं कि भाई ये 90 के सामने भुजा कर्ण है, ये भुजा कोण के साथ लगी हुई भुजा है, आधार है, हम समझ रहे हैं कर्ण बटे आधार है बच्चों, और कर्ण बटे आधार हम समझते हैं सेक फाई होता है, तो बराबर सेक फाई लिख देते हैं। सेक फाई को बच्चों हम 1/cos फाई भी लिख सकते हैं।
यहां से आर की वैल्यू आपको क्या मालूम चल रही है, आर की वैल्यू मालूम चल रही है a अपान cos फाई। अब आप समीकरण 4 में आर का मान रख दीजिए। समीकरण 4 में आर का मान रखने पर, आर का मान रख दीजिए, क्या मिला आपको? समीकरण 4 में आर की वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा बी बराबर हमें मिलेगा म्यू 0 अपान 4 पाई आई बटे, अब आर की जगह हमें क्या रखना है, a अपान cos फाई। cos फाई उठ के बच्चों कहां चला जाएगा, ऊपर, cos फाई और डेल्टा फाई। बच्चों ये डेल्टा वाले पदों में लिखा है, अगर हम इसी को अवकल रूप में लिख देंगे तो क्या लिख देंगे हम, अवकल रूप में इस समीकरण को लिखने पर, हम क्या लिख देंगे अवकल रूप में, जहां डेल्टा भी है वहां डी भी कर देते हैं। डी भी बराबर हो जाएगा हमारा म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान a cos फाई और डी फाई। ये आ गया एक छोटे से चालक खंड के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। हम समझ गए कि छोटे से चालक खंड के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र था वो कोण पर तो निर्भर कर ही रहा है भाई, इस डेल्टा फाई पर तो निर्भर कर ही रहा है, साथ साथ इस फाई पर भी निर्भर कर रहा है। अब एक छोटे से चालक खंड के कारण आप सीख गए कहां चुंबकीय क्षेत्र इतना है। अब पूरे चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो पूरे चालक खंड के सिरों को हम मिला देते हैं बिंदु O से। मिला दिए हम O से, हम मान लेते हैं बच्चों ये पूरा कोण फाई 1 है और ये पूरा कोण मान लेते हैं फाई 2 है। कोण कुछ भी मान लीजिए आप, चाहे जिसको फाई 1 चाहे जिसको फाई 2। अब थोड़ा सा आप सीख गए ये कि अगर एक छोटा सा भाई चालक खंड था उसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र उसके द्वारा बनाए कोण पर निर्भर कर रहा है, तो अगर ऐसे ही हम दूसरा वाला खंड लेंगे तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र वो भी कोण पर निर्भर करेगा, तीसरा लेंगे वो भी निर्भर करेगा, चौथा पांचवा छठवां, अगर हम ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे चालक खंडों में बांटेंगे तो हम समझ रहे हैं कि सारे कोणों पर निर्भर करेगा, सारे कोणों पर निर्भर करेगा। तो भाई हम एक हिस्सा सीख गए कि एक खंड के कारण कोण पर निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार पूरे धारावाही चालक के, हाँ इसकी दिशा भी बच्चों ध्यान से समझ लेंगे। और किधर आप दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से आप जानते हैं कि अंगूठा किसकी दिशा में होता है, धारा की दिशा में होता है। तो अंगूठा धारा की दिशा में कर दीजिए। आप समझ रहे हैं पहली उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि धक्का तल के लंबवत लगता है तो तल के लंबवत भीतर की ओर लगने लगेगा, तो आप दिशा लिख सकते हैं तल के लंबवत अंदर। आप एक खंड के कारण जानिए तल के लंबवत अंदर, क्या कोई और खंड ले लेंगे तो सबके कारण तो कंडीशन यही बनेगी, सबके कारण दिशा तल के लंबवत अंदर ही होगी, सबके कारण दिशा तल के लंबवत अंदर होगी। तो भाई इसका मतलब है कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सारे चुंबकीय क्षेत्रों के योगफल के बराबर होगा। योगफल में क्या अंतर आएगा बच्चों, एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपने निकाल लिया है तो एक का कोण भी मालूम चला है। हम जान रहे हैं कि अगर दूसरे के कारण रखेंगे तो दूसरा वाला कोण मालूम चलेगा, और जो भाई मान होगा उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा अंतर होगा। तो अगर हम पूरे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो सारे चुंबकीय क्षेत्रों को जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए हमारे पास एक विधि है, समाकलन विधि भी। समाकलन भी हम जानते हैं, इंटीग्रेशन भी जानते हैं कि जोड़ ही करता है। किसका जोड़ करता है? ऐसी राशियों का जोड़ करता है जिनका मान निश्चित अंतरालों पर बदल रहा हो। अगर आप जानते हैं कि समाकलन का ऐसा कुछ मतलब होता है तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपके THI एजुकेशन चैनल पर एक वीडियो पड़ा है जो फिजिक्स वाली मैथ, उस फिजिक्स वाली मैथ में आपको समाकलन सिखाने का प्रयास किया गया है। उस समाकलन के सहारे आप सीख लें कि छोटा मोटा समाकलन कैसे करना होगा आपको, और समाकलन का फिजिक्स में मतलब क्या होता है। फिजिक्स में मतलब योग ही होता है, ऐसी राशियों का योग जिनका मान निश्चित अंतरालों पर बदल रहा हो। तो चलिए योग कर दीजिए आप। अभी छोटे से चालक खंड के कारण आ गया तो अतः पूरे धारावाही चालक के कारण, अतः पूरे धारावाही चालक के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं भाई
अब योग करना है तो समाकलन डी भी हो गया बाएं पक्ष का, दाएं पक्ष का भी समाकलन कर देना बच्चों, म्यू 0/4 पाई I अपान ए cos फाई डी फाई। अब आप थोड़ा सा समाकलन अपना देख लें। हम जान रहे हैं कि भाई डी फाई के साथ लगा है तो समाकलन फाई के सापेक्ष है। फाई की जहां से शुरुआत होगी बच्चों वो समाकलन की लोअर लिमिट बनेगी, जहां अंत होगा वो अपर लिमिट बनेगी। तो एक बार फिगर अपना देखिए, फिगर देखिए आप, तो आप जान रहे हैं कि फाई की शुरुआत नीचे से करते हैं तो -φ2 से φ1 तक होगा। अब माइनस हमने क्यों लगा दिया, आप समझ रहे हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज कोण नापे जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो क्लॉकवाइज कोण नापे जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो φ2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, φ1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। शुरुआत आप समझ गए -φ2 से हुआ है वो लोअर लिमिट, अंत +φ1 पे होगा वो क्या बन जाएगा, अपर लिमिट। तो चलिए लिमिट रख दीजिए, समाकलन कर दीजिए, हमें रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों। क्या लिमिट रख दिया आप, -φ2 से φ1 तक लिमिट रख दिए। अब समाकलन चूंकि फाई के सापेक्ष होना है तो फाई वाला पद छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, तो म्यू 0/4 पाई I अपान ए कांस्टेंट है। बाएं पक्ष में देख लीजिए, लिमिट लिखना है तो आप समझ रहे हैं कि भाई एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, एक का समाकलन है b के सापेक्ष तो b ही आ जाएगा, लिमिट 0 से b समझ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए लिमिट, b ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ बाहर करिए म्यू 0/4 पाई और I अपान a को। अब समाकलन बचा बच्चों cos फाई का, d फाई लिख दिया हमने, लिमिट कहां से कहां है, -φ2 से φ1 है। चलिए वैल्यू रखिए, म्यू 0/4 पाई तो बाहर ही रहेगा, I अपान ए cos फाई का समाकलन आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, cos का समाकलन आप जानते हैं sin फाई होता है। लिमिट रखना आप जानते हैं, -φ2 से φ1 लिमिट है। पहले cos फाई का समाकलन जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है तो आप फिर से अपनी फिजिक्स वाली मैथ देखें। फिजिक्स वाली मैथ में आपको कुछ फार्मूले याद करने के लिए कहे गए थे, आप उनको याद कर लें तो समाकलन कहीं भी करना होगा आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए मान रख दीजिए, हम मान रख दें म्यू 0/4 पाई I अपान ए, लिमिट रखा जाता है कैसे बच्चों, सबसे पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस चिन्ह, फिर लोअर लिमिट। तो चलिए हम जाने कि माइनस हो गया साइन नहीं, साइन cos फाई का समाकलन बच्चों प्लस साइन फाई होता है। cos फाई का समाकलन प्लस साइन फाई, याद कर लें, अवकलन समाकलन जस्ट उल्टे होते हैं। साइन का अवकलन cos होता है, cos का समाकलन साइन होगा। तो cos फाई का समाकलन प्लस साइन फाई, लिमिट रख दीजिए। तो सबसे पहले अपर लिमिट φ2 माइनस चिन्ह, फिर लोअर लिमिट साइन -φ1। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से यहां समझ लें, यहां साइन माइनस थीटा आ गया है बच्चों, आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये -φ1 हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम समझ लें दोनों प्लस में हो जाएंगे और b की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, म्यू 0/4 पाई I अपान ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया बच्चों। फिर से सारी बातें याद कर लें आप, पहले तो दिमाग में बैठा लें कि किसका चुंबकीय क्षेत्र आया है, एक परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आया है। ये परिमित लंबाई का धारावाही चालक है आपके सामने। परिमित लंबाई का धारावाही चालक लिया गया है बच्चों PQ, उसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है, उससे a लंबवत दूरी पर कोई बिंदु O है, उसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ज्ञात करने का प्रोसेस सिखाया गया क्या कि आप पहले उसको छोटे छोटे चालक खंडों में बांट देंगे, फिर बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर एक छोटे से चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे और फिर अपनी गणित लगाकर ये दिखा देंगे कि वह चुंबकीय क्षेत्र उस चालक खंड द्वारा बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। इतना करने के बाद अगर आप दूसरा खंड लेते हैं तो दूसरे खंड के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी उस कोण पर निर्भर करेगा, तीसरा चौथा पांचवा करेंगे तो भी निर्भर करेगा। आप देखिए दाएं हाथ की हथेली के नियम से कि जितने भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुए सबकी दिशा एक ही दिशा में आई, तल के लंबवत नीचे। तो हम जान रहे हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो सारे चुंबकीय क्षेत्रों के सीधे योगफल के बराबर होगा। सीधे योगफल में थोड़ा सा चूंकि हम जान रहे हैं कि कोण बदल जाएंगे तो मानों में भी थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। मानों में जो अंतर हो जाएगा बच्चों वो अंतर आप जान रहे हैं बहुत थोड़ा सा होगा, और जब मानों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है तो योगफल के लिए आप समाकलन करते हैं। समाकलन जिस भौतिक राशि के सापेक्ष होता है
उसके साथ डी लगा होता है और उसकी जहां से शुरुआत होती है वो लोअर लिमिट, जहां अंत होता है वो अपर लिमिट। तो आप प्रोसेस को एक बार देख लें। आपने छोटा सा चालक खंड लिया जे के और इस चालक खंड के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र आपने ज्ञात किया। तो बायो-सेवर्ट के नियम से इस चालक खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना आ गया, दिशा आपने लिख दी तल के लंबवत अंदर। फिर हमने कहा कि आप इसी छोटे से समकोण त्रिभुज के इसी छोटे से चालक खंड के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कोण पर निर्भरता दिखाने के लिए इस पर एक लंब जेएम डाला गया है और आप एक बार समकोण त्रिभुज लिए हैं जेएम के और एक बार लिए हैं समकोण त्रिभुज जेएमओ और दोनों से जेएम का मान निकाल दिए। दोनों से जेएम का मान निकाले बच्चों। एक बार देखिए यहाँ जेएम निकाला गया है, एक बार देखिए यहाँ जेएम निकाला गया है। दोनों से जेएम का मान जब निकल गया तो दोनों का बायां बराबर तो दोनों का दायां बराबर। थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि साइन डेल्टा फाई, डेल्टा फाई बहुत सूक्ष्म है, अगर रेडियन में नापा जाए तो साइन डेल्टा फाई का मान लगभग डेल्टा फाई ही होगा। तो अपने हमने लगभग डेल्टा फाई लिख दिया है उसको। मान रखती है आप। मान रखने के बाद हमको आर के रूप में भी रिजल्ट मिला। आर के रूप में रिजल्ट मिला जबकि आर हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात हमें ए है। तो हमने कहा एक समकोण त्रिभुज ओ डैश जे ले लीजिए और आर को रिप्लेस कर दीजिए ए के पदों में। तो आर को आपने रिप्लेस कर दिया ए के पदों में तो आपको भाई उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू मिल गई डेल्टा बी बराबर μ0.4 पाई आई अपान ए cos पाई डेल्टा फाई। ये एवरेज रूप में था बच्चों। इसको अवकल रूप में लिखने के लिए बस डेल्टा हटा के डी के पदों में आपने कर दिया अवकल रूप में। तो dv बराबर हो गया μ0.4 पाई आई अपान ए cos फाई डी फाई। अब ये तो एक छोटे से चालक खंड के कारण आया। डी फाई लगा हुआ है, डी फाई के साथ लगा हुआ है तो आप समझ गए हैं कि इसका मतलब कुछ कोण पर निर्भर कर रहा है। तो पूरे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बच्चों? समाकलन कर देंगे। क्यों समाकलन आपने किया? क्योंकि आप जान रहे हैं कि हर छोटे छोटे चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा तल के लंबवत नीचे ही होगी, मतलब एक दिशा में होगी, परिणामी सबके जोड़ के बराबर होगा। चूंकि सबके मानों में थोड़ा थोड़ा अंतर है तो योगफल के लिए हम समाकलन का सहारा ले रहे हैं। समाकलन में हम समझ गए समाकलन फाई के सापेक्ष होना है। तो फाई की शुरुआत बच्चों फाई 2 से माइनस फाई 2 से फाई 1 तक हुई है। जहां से हुई है उसको लोअर लिमिट और जहां तक हुआ उसको अपर लिमिट बना लिया आपने और समाकलन कर देंगे। समाकलन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। cos फाई का समाकलन sin फाई होता है बच्चों। sin फाई समाकलन आ गया तो लिमिट रखना आप जानते हैं, पहले अपर लिमिट। ओ गलत हो गया बच्चों, अपर लिमिट पहले रखना था। अपर लिमिट रखिए पहले अपर लिमिट रखिए बच्चों। अपर लिमिट कितना है? फाई 1 है तो यहाँ फाई 1 हो गया। लोअर लिमिट कितना है? फाई 2 है। माइनस फाई 2 है, माइनस फाई 2 हो गया। अब हम समझ रहे हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये माइनस फाई हम समझ रहे हैं कि माइनस फाई 2 हो जाएगा, माइनस साइन फाई 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये साइन फाई 1 हो गया, ये साइन फाई 2 हो गया और परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया बच्चों। क्या आ गया? μ0.4 पाई आई अपान ए sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। थोड़ा सा सवाल की दृष्टि से, न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ढेर सारे चालक खंड आपको दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए। तो ज्ञात करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आई क्या है? उस चालक खंड में बहने वाली धारा। ए क्या है? चालक खंड से उस बिंदु की लंबवत दूरी। चालक खंड से उस बिंदु की लंबवत दूरी। फाई 1 क्या है? चालक खंड के एक किनारे द्वारा, एक सिरे द्वारा बिंदुओं पर बनाया गया कोण है। फाई 2 क्या है? दूसरे सिरे द्वारा बनाया गया कोण है। इतनी बात ध्यान दे लेंगे तो आपसे चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। कुछ विशेष बातें भी आपको यहीं सीख लेनी है बच्चों। विशेष बातें क्या सीखनी है? सबसे पहली बात कि यदि तार अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो, मतलब समझ गए हम कि जो तार है आपको परिमित नहीं हो गया, अनंत हो गया। तो आप समझ रहे हैं बच्चों जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी फाई 1 फाई 2 का मान भी बढ़ता जाएगा और अधिकतम बढ़ते बढ़ते वही 90 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो 90 तक बढ़ सकता है अनंत पर, तो 90 तक बढ़ा दीजिए आप। तो आप समझ रहे हैं कि यदि तार अनंत लंबाई का हुआ तो फाई 1 और फाई 2 लगभग बराबर होंगे और लगभग बराबर हो जाएंगे कितने के? 90 के। इसको समीकरण नंबर 5 लिख देते। तो समीकरण 5 से b बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण 5 से हम समझ गए कि b बराबर आ जाएगा μ0.4 पाई
I upon a sin 90 प्लस sin 90। sin 90 की वैल्यू 1, दूसरे वाले sin 90 की भी वैल्यू 1, और हम समझ रहे हैं एक एक जोड़ के 2 हो गया, और आ गया μ0 upon 4 पाई I upon a into 2। अब 2 से देखो ये कट जाएगा बच्चों, और आया क्या रिजल्ट? हमारा रिजल्ट आया b बराबर μ0 upon 2 पाई I upon a। क्या है ये हम समझे हैं बच्चों कि यह अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के ऋज रेखीय मतलब सीधे ऋज रेखीय धारावाही चालक, ऋज रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए एक विशेष कंडीशन सीख गए कि अगर अनंत लंबाई का ऋज रेखीय धारावाही चालक होगा तो अपने से a लंबवत दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? μ0 upon 2 पाई I upon a। आगे बढ़िए, एक और कंडीशन सीख लें आप कि यदि जो हमारा बिंदु O है, बिंदु O तार के एक सिरे के पास हो तथा तार की लंबाई अनंत हो। अब क्या सीख रहे हैं बच्चों? अब सीख रहे हैं कि जो बिंदु O था हमारा चित्र में, अब वो एक किनारे हो गया है, एक सिरे के पास हो गया है, मतलब बिंदु O अब यहां नहीं रह गया, चाहे P के पास हो गया चाहे Q के। अगर P के पास हो जाएगा तो ये जो रेखा हमारी थी O डैश O, हम समझ रहे हैं कि यही सीधी हो जाएगी, मतलब जो हमारी PO है वही O डैश O हो जाएगी। तो हम समझ रहे हैं कि हमारा जो φ1 है बच्चों वो 0 हो जाएगा, φ1 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर लंबाई अनंत हो जा रही है। तो φ2 लगभग कितना हो सकता है? 90 हो सकता है, 90 बड़ा नहीं होगा। तो हम समझ गए φ1 लगभग हमारा 0, लगभग क्या φ1 0 हो जाएगा और φ2 90 हो जाएगा। इस दशा में तार की लंबाई अनंत हो, तार की लंबाई अनंत हो, तो इस दशा में φ1 आप समझ गए थे कि 0 होगा और φ2 90 होगा, φ2 90 होगा। तब समीकरण 5 से b बराबर हमें क्या मिलेगा बच्चों? मिलेगा μ0 upon 4 पाई I upon a। अब φ1 0 है तो sin 0, और φ2 जो आपका है वो 90 है तो 90 रख दीजिए। sin 0 0 होता है तो sin 90 1 होता है, तो b की वैल्यू कितनी बची? हम 1 से गुणा कराएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, μ0 upon 4 पाई I upon a। ये कहां चुंबकीय क्षेत्र आया बच्चों? ये चुंबकीय क्षेत्र आया है कि अगर तार अनंत लंबाई का है तो उसके एक सिरे के पास आया हुआ है, एक सिरे के किनारे की तरफ अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो इतने होगा। तो ये था परिमित लंबाई का धारावाही चालक। परिमित लंबाई के धारावाही चालक के सहारे आपने अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया है बच्चों। न्यूमेरिकल्स इस पर भी ढेर सारे हैं कि अनंत लंबाई का ऋज रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, और जो समीकरण 5 था आपका, ये परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। जब आपको मालूम होगी तार की लंबाई निश्चित है तो आप भाई ये फार्मूला लगाएंगे। जब आपको मालूम चल जाए कि तार की लंबाई अनंत है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा तार कह दे, तब आप अनंत लंबाई वाले तार का प्रयोग करेंगे। तो भाई आप सीख गए हैं इस ये वीडियो सवाल की दृष्टि से, न्यूमेरिकल की दृष्टि से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप इस फार्मूले को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स पर जुटेंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे, और तब आपको इस वीडियो का आनंद, असली आनंद तभी मिलेगा जब सारे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे बच्चों। आज की वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। फिर से हम नए जोश, नए दिलचस्प वीडियो के साथ आपके सामने फिर से दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोज को, हमारे पुराने वीडियोज पर अभ्यास करते रहें, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है उससे अपने को और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। धन्यवाद।